पानी, पानी, पानी दो मुझे, गला सूख रहा है मेरा। माँ कहाँ हो? यह सुनकर अस्पताल के कमरे में बेड के पास ही कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी किरण हड़बड़ा कर हरकत में आ गई। उसने देखा उसकी बहू पूजा होश में आ गई है, जो इधर उधर देखती हुई पानी मांग रही है। रात के 3 बज रहे थे। ऐसे में किरण ने डॉक्टर को बुला लेना ही उचित समझकर कॉलबेल का स्विच दबा दिया। तुरंत ही डॉक्टर व नर्स आ पहुंचे और पूजा का चेकअप करने लगे। कल शाम पूजा खरीदारी करके घर लौट रही थी, तभी सामने से तेजी से आते ट्रक ने उसकी कार को साइड से टक्कर मार दी थी। कार उलट गई थी और ट्रक वाला भाग गया था। हादसा देखने वाले कुछ लोगों ने तुरंत ही पुलिस की सहायता ली और पूजा को अस्पताल पहुंचाया। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी, बहुत खून बह चुका था और वह बेहोश थी। घर पर सूचना मिलते ही किरण, उसका पति विवेक और बेटा जयंत अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने पूजा का यथासंभव उपचार किया, उसे खून भी चढ़ाया गया, फिर भी उसकी हालत स्थिर नहीं थी। जब तक उसे होश नहीं आ जाता, खतरा मंडरा रहा था। अब उसे होश आया देख किरण की जान में जान आई थी। किरण कुछ देर तो वहीं खड़ी रही, फिर डॉक्टर और नर्स को कमरे में छोड़कर बालकनी में चली गई और खुली हवा में उसने सांस ली। चांदनी बिखेरता पूर्णिमा का चांद ढलने को था, जिससे तारों में और भी चमक आ गई थी। चारों तरफ शांति थी। थकी हुई सी किरण वहीं बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आंखों के सामने थी उसके अतीत की किताब, जिसके पन्ने खुलते जा रहे थे। किरण मध्य वर्गीय परिवार की बेटी थी। वह 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी, इसलिए जिम्मेदारी का एहसास उसे बचपन से ही कराया गया था। ग्रेजुएशन के बाद उसे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई और उसके लिए मानो समय वहीं रुक गया। 4-5 साल के अंदर ही उसकी दोनों छोटी बहनों ने अपनी पसंद के लड़के से शादी करके घर बसा लिए, लेकिन किरण वहीं की वहीं थी। वह अब भी अविवाहित थी। पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। माता पिता का सहारा अब किरण ही थी। अब उसकी शादी कर देनी चाहिए, यह ख्याल तो उन्हें आता था, लेकिन इस दिशा में वे कोशिश कहाँ कर रहे थे। किसी चमत्कार के ही इंतजार में थे कि कोई दूल्हा खुद ब खुद चलकर आएगा। वैसे भी किरण शांत और सुशील स्वभाव की लड़की थी। ऐसी लड़कियों से माँ बाप की इज्जत को कोई भी खतरा नहीं होता। फिर भला वे उसकी शादी की चिंता क्यों करें। किरण जब 35 वर्ष पार कर चुकी, तब पड़ोसन रमा चाची ने एक रिश्ता किरण के लिए बताया। लड़का विधुर वकील था। पत्नी का हाल ही में निधन हो चुका था और उसका 5 साल का एक बेटा भी था। किरण ने कोई ऐतराज नहीं किया। माँ बाप भी मान गए और उसकी शादी विवेक के साथ हो गई। ससुराल पहुंचते ही सास ससुर ने उन्हें गोल मटोल जयंत को किरण के हवाले कर दिया। किरण ने भी खुशी से उसे अपना लिया और माँ का प्यार देने की भरसक कोशिश की, लेकिन जयंत को उसे मौसी कहने के लिए समझाया गया था, सो वह उसे मौसी ही कहता। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही वह किरण से बात करता था। बाकी का समय उसका दादा दादी के साथ ही गुजरता था। विवेक का भी किरण से कोई खास लगाव नहीं था। वह अब अभी अपनी पहली पत्नी की यादों में खोया रहता था और बाकी समय काम में व्यस्त रहता। उसके लिए भी किरण की कोई अहमियत नहीं थी। कभी किसी मामले में वह उसकी राय नहीं लेता था। किरण मन ही मन दुखी रहती, सोचती कि उसने क्यों शादी की। क्या शादी का मतलब एक घर से निकलकर दूसरे घर आकर रहना ही होता है। विवेक ने उससे शादी से पहले ही कह दिया था कि जयंत के अलावा उसे अब कोई बच्चा नहीं चाहिए, और किरण ने भी उस समय हामी भर दी थी। लिहाजा किरण अपने बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकती थी। फिर भी उसकी कोशिशें जारी थी कि जयंत उसे माँ समझकर प्यार करे, विवेक उसे पत्नी समझकर अपनाए और सास ससुर की वह लाडली बहू बनकर रहे। वैसे किरण को रुपए पैसे की कमी नहीं थी। समाज में वह एक इज्जतदार और अमीर वकील की पत्नी का दर्जा पा चुकी थी। समय गुजरता जा रहा था। पहले सास और 1 साल बाद ससुर भी गुजर गए। जयंत अब 12 साल का हो गया था। अब तो वह किरण को उल्टे जवाब देना भी सीख गया था। अपने मित्रों के सामने भी वह किरण को अपमानित कर देता था। विवेक से इस बात की शिकायत करने के बारे में तो किरण सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि विवेक स्वयं भी तो ऐसा ही कर रहा था। किरण अब पछता रही थी कि बच्चे वाले विधुर पुरुष के साथ शादी करके उसने बड़ी गलती की थी, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। उसके माँ बाप भी अब नहीं थे और बहनें तो थी ही पराई। अब जीवन ऐसे ही गुजरता जाएगा। किसी दूसरे मोड़ के बारे में तो सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि वह सुखदायी होगा। बहरहाल किरण की अच्छी देखभाल से ही जयंत पढ़ाई में अव्वल आता रहा और देखते ही देखते उसने इंजीनियरिंग भी कर ली। कुछ ही दिनों में उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब वह अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने पिता को ही देता था।
मानो घर में वह सिर्फ पिता के साथ ही रह रहा हो। कहता था, मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई। मौसी कच्चा पक्का जैसा भी खाना सामने रख देती थी, मैं खा लेता था। वह तो पापा ही थे जिन्होंने मुझे कभी माँ की कमी खलने नहीं दी। ऐसा कहते वह यह भूल जाता था कि उसके जरा भी बीमार पड़ने पर किरण रात रात भर जागकर कैसे उसका ध्यान रखती थी, दवाइयाँ देती थी, डॉक्टर के पास ले जाती थी। विवेक के पास समय ही कहाँ होता था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसकी किताबें और दूसरी चीजों को किरण ही सहेज कर रखती थी, जिससे कि वह अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सके। खैर, जयंत अब एक होनहार जवान और कमाऊ इंजीनियर था। वह विवेक जैसे मशहूर वकील का बेटा था। उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। पूजा भी अच्छे खानदान की सुंदर कन्या थी। जयंत और विवेक को पसंद आ गई। किरण की राय जानने का तो कोई सवाल ही नहीं था और शादी हो गई। पूजा बहू बनकर घर में आ गई। शुरू में तो पूजा किरण की इज्जत करती थी। एक दो बार किरण को मम्मी कहकर भी उसने संबोधित किया, लेकिन जयंत की देखा देखी जल्दी ही मौसी कहना शुरू कर दिया। अब जयंत के साथ साथ किरण को पूजा के नखरे भी उठाने पड़ते थे। उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था। वह अपने कपड़े कहीं भी फेंक कर चल पड़ती थी। समेट कर न रखने पर किरण को डांटती भी थी। एक बार पूजा किसी बात को लेकर किरण से बहुत खुश हुई और मौसी ले लो कहकर उसे 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। उस समय किरण का मन हुआ कि वह दहाड़े मारकर रोए, लेकिन वह चुप रही। मानो शांत शक्ति का दूसरा नाम ही किरण था। कभी फुर्सत मिलने पर किरण सोचती थी कि जिस दूसरे सुखद मोड़ की वह कल्पना करती है, वह मोड़ साकार न होने वाली कल्पना बनकर ही रह जाएगा। किरण कभी पूजा के बारे में सोचने लगती कि पूजा की दोनों बहनें अमेरिका में हैं, मम्मी पापा भी ज्यादातर वहीं रहते हैं। फिर भी पूजा मेरी तरह अकेली नहीं है। ससुराल में वह प्यारी लाडली बहू और पति की प्रेमिका है। मायके में वह प्यारी दुलारी गुड़िया है। मेरा तो कहीं भी कोई भी नहीं। पूजा ने बेटे को जन्म क्या दिया, मानो घर खुशियों से भर उठा हो। अब किरण को फुर्सत मिलनी बिल्कुल ही बंद हो गई थी। नन्हे चीपी के साथ किरण के दिन गुजरने लगे। अब वह दादी बन गई थी, लेकिन जानती थी कि चीपी जब बोलना शुरू करेगा उसे मौसी के अलावा कुछ नहीं कहेगा। चीपी जब 1 साल का हुआ, उसने एक एक शब्द बोलना शुरू किया। अब तक वह मौसी कहना सीखा नहीं था। विवेक को वह दा कहता तो किरण को भी वह दा ही कहता था। इस पर किरण को जरा सी आशा बच गई कि किसी दिन वह दादी भी कह देगा। और कल यह हादसा हो गया। जब पूजा को अस्पताल पहुंचाया गया था, तब उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर ने विवेक से कह दिया था, हम अपनी तरफ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। केस बहुत ही गंभीर है। अगर और कुछ घंटे यह होश में न आई तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। उस समय विवेक, जयंत और चीपी को गोदी में उठाए किरण सभी तो वहां मौजूद थे। फूट फूट कर रोते जयंत को विवेक और किरण दिलासा दे रहे थे कि बेटे, पूजा को कुछ नहीं होगा, डॉक्टरों पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। इस समय किरण इस परिवार की सदस्य थी। उसे कोई अलग नहीं समझ रहा था। शायद दुख की घड़ियों में अपने और पराये में फर्क करना लोग भूल जाते हैं। महिला वार्ड में पूजा के पास रहने की इजाजत किसी एक को, वह भी किसी महिला को ही मिल सकती थी। इसलिए किरण ने यह जिम्मेदारी खुद पर ली और विवेक, जयंत और चीपी को घर भेज दिया। पूजा के साथ अब अस्पताल के कमरे में किरण ही अकेली थी। आंखें बंद करके बिस्तर पर बेहोश पड़ी पूजा को देखकर किरण मन ही मन उसके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। शायद उसकी प्रार्थना सुन ली गई और पूजा होश में आ गई। डॉक्टर और नर्स अब भी अंदर ही थे। किरण बाहर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद नर्स ने आकर किरण को सूचना दी कि खतरा टल गया है, पूजा ठीक है और वह कमरे में जाकर पूजा के पास बैठ सकती हैं। नर्स और डॉक्टर चले गए। किरण कमरे में आ गई, पूजा की चादर ठीक की और कुर्सी पर बैठ गई। पूजा होश में थी और किरण की तरफ ही अपलक देख रही थी। शायद कुछ कहना भी चाह रही थी, पर कमजोरी या दवाइयों के असर के कारण वह जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। किरण ने भी राहत की सांस ली और कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। 15 दिन अस्पताल में रहकर पूजा घर आई। अस्पताल में किरण ने पूजा की जो देखभाल की, वह देखकर तो कोई भी यही कहता कि यह पूजा की सास नहीं बल्कि माँ है। घर आकर भी वह पूजा की सेवा में लगातार जुटी हुई थी। डॉक्टर के मुताबिक तो किरण की सही देखभाल ही पूजा को बचाने में कारगर साबित हुई थी। विवेक और जयंत की आंखों में भी अब किरण के प्रति आदर भाव झलकने लगा था। एक दोपहर विवेक घर पर ही थे और जयंत ऑफिस गया हुआ था। पूजा सोई हुई थी और किरण पास ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। तब विवेक ने उससे पूछ ही लिया, किरण,
तुम इतना प्यार करती हो अपनी बहू से? सच में? अगर तुम्हारा प्यार और आत्मीयतापूर्ण देखभाल पूजा को नसीब न होती तो बेचारी का न जाने क्या हुआ होता। सच में तुम्हें वह इतनी प्यारी है? मानो विवेक भावना के प्रवाह में बहकर किरण का मन टटोलने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं प्यार नहीं करती पूजा से, किरण लगभग चिल्लाई। यह सुनकर विवेक को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। न ही किरण से दोबारा कुछ पूछने की वह हिम्मत जुटा पाए। कुछ देर चुप्पी छाई रही। विवेक जी, मैं किरण से यानी अपने आप से प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। चुप्पी तोड़ती हुई किरण एक छोटे बच्चे की तरह बोली, सोचो, अगर पूजा को कुछ हो जाता तो आपकी ही तरह जयंत की भी दूसरी शादी हो जाती। जयंत की दूसरी पत्नी घर में आ जाती। क्या जयंत उससे प्यार करता? क्या चिपी उसे मौसी न कहता? क्या वह आपकी लाडली बहू होती? नहीं होती ना। वह बिल्कुल मेरे जैसे होती। अरे दूसरी किरण होती वह, प्यार नाम की चीज से कोसों दूर। कहती हुई किरण ने एक लंबी सांस ली, फिर आगे बोली, देखिए, मैंने उस दूसरी किरण को जन्म लेने ही नहीं दिया। अच्छा किया ना? अच्छा किया ना मैंने? कहो, मैंने अच्छा किया या बुरा? विक्षिप्त सी किरण विवेक से पूछ रही थी। किरण को पता नहीं था कि पूजा जाग गई है, सुन रही है, और जयंत भी न जाने कब आकर पास ही खड़ा उसकी बात सुन रहा था। जवाब क्यों नहीं देते? मैंने अच्छा किया या बुरा? किरण ने फिर पूछा तो विवेक ने कुछ कहे बिना उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो अपनी अब तक की गलतियों की वे क्षमा मांग रहे हों। तभी जयंत आगे बढ़ा और किरण को गोद में उठाकर उसका माथा चूमता हुआ बोला, माँ, मेरी प्यारी माँ, तुम मेरे सामने थी और मैं तुझे तस्वीर में देखता रहा। कहते हुए जयंत ने उसे बिस्तर पर पूजा के साथ लिटाया। इधर विवेक के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जयंत अब किरण को चुप कराने की चेष्टा कर रहा था। किरण, तुम मेरे जीवन में उजाला लेकर आई, फिर भी मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। इस घर की स्वामिनी होते हुए भी मैंने तुम्हें तुम्हारे हक से वंचित रखा। जयंत और पूजा भी मेरा ही अनुसरण करते हुए तुम्हारी उपेक्षा करते रहे। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। न जाने क्यों मैंने तुमसे वास्तविकता की दुनिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब मुझे अपना लो किरण। कहते हुए विवेक ने किरण का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब किरण का मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। वह चुप थी, छत की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। उसके साथ लेटी पूजा अब हरकत में आ गई और उसका दूसरा हाथ पकड़कर पूछा, बोलो मम्मी, मैं आपकी कौन हूँ? बेटी हूँ या बहू? बताइए। फिर चिपी को संबोधित करते हुए बोली, चिपी, आप दादी को दा क्यों कहते हो? बोलो दादी। और चिपी भी जब तोतली जवान में दादी बोला तो किरण हंस पड़ी। उसे लगा जिस दूसरे सुखदायी मोड़ की वह कल्पना किया करती थी वह आ चुका है। पहला मोड़ कंकड़ पत्थर और कांटों भरा था, तो दूसरा मोड़ हरियाली, महकते फूल और प्यार की बौछारों से सराबोर है। इंतजार रंग लाया है। अब उसकी बाकी की जिंदगी इसी मोड़ पर आगे बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं।